नमस्कार दोस्तों, तो मैं प्रोफेसर हर्षद कराड़ एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का मतलब एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, इस एग्जाम का हमारे लिए बेनिफिट क्या है और इसका स्टडी मतलब प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। तो इन सब बातों के बारे में आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आपको एक मतलब एक स्ट्रेटेजी जिससे आपको मिल जाएगा, एक जैसे हम कह सकते हैं कि एक मोटिव भी हमें मिल जाएगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है कि नियर अबाउट मतलब 10 लाख जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे इस एग्जाम को वहाँ पे देते हैं, ठीक है। ये 80 सब्जेक्ट्स में ये एग्जाम यहाँ पे होता है। उसके बाद 700 से ज़्यादा सेंटर में एग्जाम होता है, मतलब 220 सिटीज़ में ये एग्जाम यहाँ पे होता है। एक जनरलाइज इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये मतलब यहाँ पे दिया है, आपको ये सब याद में रखने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस एग्जाम में जो पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। इसमें आपको 2 पेपर पूछे जाते हैं। एक होता है पेपर फर्स्ट जिसमें टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मतलब जनरलाइज क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे एक टीचर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई टीचिंग मेथड मतलब पढ़ा रहे हैं तो मतलब कौन सा मेथड टीचिंग का इफेक्टिव ज़्यादा रहेगा, मतलब कम्युनिकेशन वाला रहेगा या फिर वीडियो ऑडियो विजुअल वाला रहेगा। अभी हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको मैं बस ऑडियो में लेक्चर अगर आपको दे दूंगा तो इतना आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद में अगर मैं वीडियो में भी बस आपको मेरा चेहरा अगर आपको दिखेगा, ये अगर स्क्रीन हम यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आपको उसमें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। मगर इस बोर्ड से अगर आप देखोगे तो आपको एक अच्छा इफेक्टिव तरीके से आपको ये सब चीज़ें समझ में आ सकती है। क्योंकि जब मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर फर्स्ट रहेगा और इसके साथ में आपको ये पेपर फर्स्ट जो है स्क्रीन पे भी आपको कुछ देर तक आपके आंखों के सामने रह रहा है, तो जनरलाइज टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं कि किस तरीके से हम इफेक्टिव तरीके से हम जो है एजुकेशन जो है हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जनरलाइज क्वेश्चंस भी आपको इसमें पूछे जाती हैं। उसके बाद पेपर सेकंड जो होता है ये हमारा कोर सब्जेक्ट होता है लॉ का, ठीक है। इसमें आपको मतलब अभी आप पेपर फर्स्ट अगर आप देखोगे इसमें आपको ये 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 100 मार्क्स के लिए, मतलब एक सवाल जो है 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। उसके बाद सेकंड पेपर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जो 200 मार्क के लिए होते हैं। पहले ऐसा होता था कि मतलब एग्जाम में पहले जब एग्जाम होता था तो मतलब आपको पहले पेपर फर्स्ट में आपको बैठना पड़ता था, उसके बाद में आपको पेपर सेकंड में बैठना पड़ता था। अभी ऐसा है कि आपको एक साथ मतलब सेंटर में छोड़ा जाएगा और फिर आपको 3 घंटे में ये सब दोनों पेपर आपको कवर करना है। इसका बेनिफिट ये होता है कि पेपर फर्स्ट जो होता है नॉर्मली कंप्लीट नहीं होता है, मतलब इसको मोर टाइम लगता है, आप ऐसे कह सकते हैं, ज्यादा टाइम लगता है इसको, ठीक है। और पेपर सेकंड जो है इसमें फिक्स क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपको अगर पता है सपोज कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर आपको सवाल पूछा गया आर्टिकल 15 के ऊपर आपको पता है तो इमीडिएटली यू विल गो टू द आंसर, आपको एकदम से जल्दी में समझ में आ जाएगा। उसमें आपको ज्यादा सोचने की बात नहीं होती है। फर्स्ट पेपर में कुछ मैथ के जो सवाल होते हैं या फिर लॉजिकल रीजनिंग के जो सवाल होते हैं इसको टाइम लगता है मतलब समझने में और उसके ऊपर फिर आंसर करने में। तो इस पेपर का जो सेकंड पेपर का जो कुछ वक्त है आप इस पेपर फर्स्ट में लगा सकते हैं, क्योंकि ये भले एग्जाम एमसीक्यू वाला है, मतलब बाकी जुडिशरी के एग्जाम की तरह नहीं होता है। इसमें आपको वक्त की कमी महसूस होती है, ठीक है। आखिरी में ऐसा होता है कभी कभी, मतलब बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि आखिरी में सपोज मतलब ये सपोज 100 सवाल है, आखिरी में 90 से 100 सवाल इतने ईजी होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी बंदा इस सवालों तक पहुंच पाता तो वो सारे के सारे सवाल उसको आंसर कर सकता था, मगर उसका वक्त जो है इन सब चीज़ों में चला गया, इन सब चीज़ों में एक एक क्वेश्चन को सोचने में। मतलब उसने हार्डली सपोज ये जो फर्स्ट पेपर है इसमें सपोज उसने 2 क्वेश्चन में इतना वक्त लगा दिया कि इसकी वजह से ये सारे मतलब इस वक्त में ये सारे 90 से 100 सवाल मतलब आसानी से छूट जाते थे। तो ऐसा भी होता है कि मतलब आपको जो है आपका वक्त का मतलब मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपको ये सब चीज़ें करनी है। मतलब मैं आपको कुछ पेपर फर्स्ट के भी कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके के सवाल होते हैं और किन सवालों के लिए हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है। ये फर्स्ट पेपर में हम एक जनरलाइज चीज़ें भी हम इसमें देखने वाले हैं। बाकी जो हमारा पेपर सेकंड है ये हमारा मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। इसमें आप मतलब कितना भी मतलब अच्छे से आपको स्कोर कर सकते हैं। अभी लॉ के बच्चों का ऐसा होता है कि ज़्यादातर हर कोई मतलब पेपर फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो एक नॉर्मल मतलब मार्क्स उसको मिलते हैं, मतलब कोई भी एकदम से हाई लेवल के मार्क्स उसमें नहीं ला पाता है। एक पेपर फर्स्ट में थोड़ा सा जनरलाइजेशन हो जाता है और हाई क्वालिटी के भी कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड के वगैरह, जो इंजीनियरिंग के वगैरह बच्चे होते हैं, मैथ के जो बच्चे होते हैं
मतलब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मगर हमारे लिए ये थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो हमारे लिए जो प्लस पॉइंट है ये हमारा पेपर सेकंड वाला। तो इसका भी हम मतलब अगले लेक्चर में हम इसका सिलेबस वगैरह देखेंगे कि किस तरीके से हमें इसमें पढ़ना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 घंटे का पेपर होता है, इसमें आपको कोई ब्रेक वगैरह नहीं होता है, हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स वहां पे दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, निगेटिव मार्किंग वहां पे नहीं होता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसका मतलब क्या है कि आपका जो लीगल सेंस है उसको जितना ज्यादा आप यूज कर सकते हैं उसके लिए आपको इतना बड़ा स्कोप दिया गया है। मतलब नेट के एग्जामिनेशन के लिए मतलब मैं हमेशा यहाँ पे स्टूडेंट्स को बताता हूँ, सपोज अगर आपको कोई मास्टर ऑफ लॉ का डिग्री करना है, LLM का डिग्री करना है, अभी आप नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो मैं आपको इसके बाद एलिजिबिलिटी भी बताने वाला हूँ। तो आप लोग इसमें एलिजिबल है या फिर आपने LLM को एडमिशन ऑलरेडी लिया है। तो जब हम अपना LLM का स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसा है कि आप एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट में आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज आप गेन करने का प्रयास करते हैं। सपोज कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अगर आप LLM कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझना, उतने उसमें जितने लीगल थेरीज है या फिर उसमें जितने डॉक्ट्रिन्स है उन सबको अच्छे से समझना। कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही सब्जेक्ट में जितना डीप में आंसर कर सकते हैं, मतलब यू हैव टू बी बिकम ए मास्टर ऑफ वन सब्जेक्ट, ये LLM का रिक्वायरमेंट होता है। मगर नेट एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है, ठीक है। मास्टर ऑफ नन बट मतलब जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, इस तरीके का फिलोसॉफी यहाँ पे होता है। जैक ऑफ ऑल मतलब आप लोग हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए। एंड यू मे नॉट बी मास्टर ऑन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये सारे जो सवाल पूछे जाते हैं, जब हम इसका सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर तरीके का सिलेबस है। मतलब लेबर लॉ को भी हटा दिया गया है, अदरवाइज मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट जैसे टेक्निकल लॉज भी है, ठीक है। ह्यूमन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट जैसे भी लॉज है, लोकपाल का भी लॉ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, लॉ ऑफ क्राइम है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब सिविल है, क्रिमिनल है, नियर अबाउट सारे लॉज है एक्सेप्ट द प्रोसीजरल लॉज। प्रोसीजरल लॉज को छोड़ के सब कुछ है। तो यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। किसी भी एक सब्जेक्ट में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, नॉट नेसेसरी, क्योंकि सवालों का जो एक लेवल रखा जाता है वो इतना हाई लेवल का नहीं होता है, ठीक है। सवालों का लेवल एक आसान रहेगा, मगर आपको हर सब्जेक्ट्स में जो है वहां पे मास्टरी आपको मतलब मास्टरी भी नहीं, मगर आपको एक हर सब्जेक्ट का हर कंसेप्ट का आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो जब हम सिलेबस देखेंगे तो मैं आपको वो समझा दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है आपका। कंप्यूटर बेस्ड मतलब ऑनलाइन तरीके से आपको ये एग्जाम देना पड़ता है। अभी ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ये होता है जब हम पेपर फर्स्ट की जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जब हम पेपर फर्स्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ लोग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है, सपोज मतलब एक पैराग्राफ आपको देखना है और पैराग्राफ में से आपको सवाल पूछा जाएगा और उसको आपको आंसर करना है। तो जब हम इन सारे कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस जब आप पेपर पे करते हो, जब कंप्यूटर में देखते हो तो पूरा पैराग्राफ नहीं दिखता है, ठीक है। मतलब जितना पैराग्राफ पूछा गया है उसका 1/3 ही दिखता है। उसके बाद में फिर स्क्रीन बदलना पड़ता है, फिर 1/3 दिखता है, फिर स्क्रीन बदलना पड़ता है, फिर 1/3 दिखता है। तो ये भी आपको समझना है। मतलब आप जब आप कॉम्प्रिहेंशन की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बेटर ये है कि आप अपने लैपटॉप पे करें या फिर आप अपने कंप्यूटर पे करें, वहां पे मार्क भी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जो लोग यहाँ से मतलब जो लोग पेपर पे प्रैक्टिस करते हैं पैराग्राफ, मतलब आपके पास नेट के बहुत सारे बुक्स हो सकते हैं तो उन बुक्स में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर जब बुक्स का जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो और बाद में जब ये कंप्यूटर में एग्जाम में जब बैठे हो तो दोनों का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अलग होता है। बुक में उसको मार्क करके देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सवाल है, यहाँ पे ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और जब कंप्यूटर में बैठते हैं तो ना ही कहीं और लिखने के लिए जगह, लिखने के लिए आपको पेपर तो दिया जाता है मगर सब कुछ नहीं लिख सकते। तो ये सबसे ज्यादा आपको जरूरी है कि जब आप कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करोगे तो आपको जो है कंप्यूटर पे तैयारी करना है। कंप्यूटर पे देखिए, या फिर आप अगर आप बुक में कर रहे हैं तो उसको कुछ भी मतलब वहां पे मतलब मार्क आउट करने का प्रयास मत कीजिए। विदाउट मार्किंग प्रैक्टिस आपको ये सारे कॉम्प्रिहेंशन के सवाल आपको सॉल्व करना है। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई एक मतलब व्हाइट पेपर लेके कुछ जो पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही है उसको आप थोड़ा व्हाइट पेपर पे नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर व्हाइट पे मतलब उस पैराग्राफ में फर्स्ट पैरा में क्या दिया है, सेकंड पैरा में क्या दिया है, थर्ड पैरा में क्या दिया है, ये भी अगर आपने व्हाइट पेज के ऊपर लिख दिया, ठीक है, तो बाद में जब सवाल देखोगे तो सवाल देख के आपको व्हाइट पेपर पे देखना है कि ये सवाल यहाँ पे मिलेगा, तो फिर उस जगह पे जाके देखना है और उसका आंसर आपको वहां पे ढूंढना है। क्योंकि एक बार जब आप इस तरीके से मतलब कॉम्प्रिहेंशन जब आप सॉल्व करने जाओगे तो एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन देखा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, फिर पैरा पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन देखा, फिर पैरा पढ़ लिया, ये राइट प्रैक्टिस नहीं है कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की। मैं आपको उसके भी कुछ ट्रिक्स वहां पे आपको पेपर फर्स्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप इतना याद रख लीजिए कि मतलब आपको कंप्यूटर पे जो है प्रैक्टिस वहां पे करना है, ठीक है। तो उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप एग्जाम के लिए अभी आप मतलब सब लोग अप्लाई कर रहे हो तो आपने देखा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। तो 55% मार्क्स आपको LLM में होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब OBC या फिर किसी भी रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको 50% मार्क भी वहाँ पे चल जाएंगे। उसके बाद यू मे बी कैंडिडेट परस्यूइंग LLM परस्यू करते वक्त भी आप ये मतलब एग्जाम को आप दे सकते हैं। मैंने खुद ने भी जब LLM का मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, तो मैंने मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब नेट का एग्जामिनेशन क्लियर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप लोग भी उस तरीके से कर सकते हैं। इवन इफ यू आर परस्यूइंग LLM, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर द मतलब नेट एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे भी आपको एलिजिबल वहाँ पे किया जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे इंफॉर्मेशन अबाउट जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, तो बहुत सारे लोगों के दिल में ये भी सवाल होता है कि भाई JRF क्या है। JRF मतलब यहाँ पे आपको दिखेगा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है इससे आपको, ठीक है। ये एक आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट टू अंडरटेक मतलब हायर रिसर्च, मतलब PhD करने के लिए या MPhil करने के लिए आपको मतलब ज़्यादा वहाँ पे इनसे कुछ जो आपको रेम्यूनरेशन चाहिए, जो स्कॉलरशिप आपको चाहिए, मतलब एक तरीके से स्कॉलरशिप होता है, ठीक है। ये आपको इनिशियली जो है वहाँ पे 2 साल के लिए दिया जाता है। उसके बाद जहाँ पे आप कर रहे हैं, मतलब ये ज़्यादातर सबको मिलता है, सबको एक्सटेंशन मिलता है। तो ये वहाँ पे अगर आप कर रहे हैं मतलब सपोज आप सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में कर रहे हैं, मतलब आपका PhD कर रहे हैं, तो उन्होंने जब रिकमेंड कर दिया तो आपको ये बाद में फिर से 3 साल के लिए इसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। और आपको महीने का वहाँ पे मतलब 40,000 के आसपास आपको वहाँ पे पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो लेक्चरशिप में भी शुरुआत में आपको 30,000 रुपए का मिलता है, मतलब 30,000 रुपए 35,000 रुपए आपको लेक्चरशिप में भी शुरुआत में मिलते हैं। तो JRF में आपको गारंटेड गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये 40,000 रुपए तक का मतलब शुरुआत में कम होता है, बाद में ये बढ़ते बढ़ते 40,000 तक भी जाता है। और आपको कहीं कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, मतलब आपको भारत इंडिया में मतलब सपोज पुणे से दिल्ली जाना है या फिर कहीं और जाना है, तो आपको जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं या फिर वो वहाँ पे आर्टिकल पब्लिश करने के लिए जो भी पैसे लगते हैं, वो सारे भी आपको वहाँ पे रीइंबर्स वहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। मतलब जो भी लोग रिसर्च करना चाहते हैं, एक डेडिकेटेड रिसर्च करना चाहते हैं, उनको एक तरीके से स्पॉन्सर करने के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक है। मतलब कुछ लोग तो मैं आपको मतलब कुछ लोगों को बताता हूँ कि जब आप जुडिशरी का भी एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है या फिर आपको मतलब कुछ और भी चीज़ें करनी है लाइफ में, तो आप 3 साल तक 5 साल तक के लिए JRF का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। मतलब ये स्कॉलरशिप है रिसर्च के लिए, मगर आप ये स्कॉलरशिप लेके कुछ और चीज़ें भी आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मंथली 30,000 40,000 रुपए ये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप अपना खुद का काम कर रहे हैं, रिसर्च का काम कर रहे हैं, ठीक है। रिसर्च का काम, PhD का काम हमें पता है कि लोग किस तरीके से करते हैं, तो आप एक्चुअली आप अपना खुद का काम करके भी ये सारे पैसे आप वहाँ से ले सकते हैं, मतलब रिसर्च के। और इसके अगर जब आप ये JRF वगैरह लेते हैं तो आपको उसमें उसके बाद में बहुत ज़्यादा गारंटी होता है कि मतलब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जब आप अप्लाई करोगे फॉर द लेक्चरशिप के लिए, तो आपको वहाँ पे ये आसानी से मिल जाता है, ठीक है। एक और बात है आपको बतानी, मतलब जब आप नेट एग्जामिनेशन किसी सपोज आर्ट के सब्जेक्ट में करते हो या फिर किसी और सपोज मतलब BCom वगैरह जो ऐसे जो कुछ सब्जेक्ट है उनमें करते हो, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टी होता है जॉब वगैरह मतलब लेने के लिए। मगर लॉ में ये थोड़ा ज़्यादा आसान है, ठीक है। लॉ में इसका कंपटीशन बहुत कम है, या फिर आप कह सकते हो कि मतलब जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिनके पास अच्छा मतलब स्पीकिंग स्किल्स है, जो अच्छी बात कर सकते हैं, जो उनका नॉलेज अच्छा है, जिन्होंने अच्छा पढ़ाई किया है, ठीक है, उन लोगों के लिए मतलब लॉ में बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे कॉलेज मतलब बाकी जगह पे अगर आप जाओगे, आर्ट में अगर आप जाओगे तो आपको पैसे दे के ही आपको जॉब लेना पड़ेगा। मगर लॉ में आपने जितने सारे प्रोफेसर्स आपके देखे हैं, मतलब आपको देखेंगे कि बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हैं, मतलब किसी भी कॉलेज में अगर आप जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं, तो उन कॉलेज में अगर आप आपके प्रोफेसर से पूछोगे या फिर जो नए वाले भी प्रोफेसर वहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, उनको भी अगर आप देखोगे तो ऐसे एकदम से पैसे लिए हैं किसी से और फिर ज्वाइन किया है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लॉ के जो कॉलेजेस हैं मतलब डेडिकेटेड एजुकेशन के लिए मतलब प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो। इतना ज़्यादा ऐसा मतलब इंटरफेयर वहाँ पे मैनेजमेंट वगैरह इस तरीके से पैसे लेने के लिए नहीं करता है। डिजर्विंग कैंडिडेट को हर जगह पे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होता है। मैंने सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में मैंने जब जॉब किया था तो वहाँ पे कोई कुछ देने की ज़रूरत नहीं थी। ये मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में वहाँ पे भी कुछ ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे अभी विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में मेरा जॉब है, ये भी परमानेंट पोस्टिंग है। तो इवन परमानेंट पोस्टिंग होने के बावजूद भी यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ 1-2 रुपया उनको दिया था जॉब लेने के लिए, ऐसा नहीं है। लॉ में ये अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत जगह पे मुझे कुछ पैसे वगैरह देने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको शुरुआत में वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, ऐसा करेंगे 2 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पे रहो,
उसके बाद में परमानेंट करेंगे, ऐसा करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में भी जब बाकी जगह पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे कुछ पैसे नहीं देंगे, मगर यह लॉ में ऐसा नहीं है। लॉ में आपको डेडिकेटेड वहाँ पे भी सैलरी दिया जाता है, ठीक है। 30-35 हज़ार रुपये तो आपको जिस दिन ज्वाइन करोगे उस दिन से आपको वहाँ पे मिल जाता है। पुणे जैसे एरिया में अगर आप देखो, यहाँ पे 25-30 कॉलेजेस हैं, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दिस वाज अबाउट द JRF। आपने जब नेट का एग्जामिनेशन का ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते वक्त आपको दोनों ऑप्शन वहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, मतलब फॉर द लेक्चरशिप एंड फॉर द JRF। जब आपने JRF के लिए सेलेक्ट किया है तभी आपको JRF के लिए कंसिडर किया जाता है। मतलब नेट एग्जामिनेशन जितने लोग क्वालिफाई करते हैं, सपोज 100 लोगों ने क्वालिफाई किया नेट एग्जामिनेशन, उसमें से जो पहले 6% लोग होते हैं तो उन लोगों को JRF दिया जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब टॉपर लोगों को दिया जाता है। इसका अगर मेरिट देखोगे, स्लाइड चेंज, ठीक है, अगर आप एक मेरिट देखोगे यहाँ पे तो मेरिट में भी डिफरेंस होता है। JRF का अगर आप देखोगे तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 70 तक ये लगता है, ठीक है, मतलब 70% तक आपको मार्क्स होने चाहिए, ये परसेंटेज में है। उसके बाद OBC अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट आपको, मतलब एक जनरल है, 1 साल का हमने लिया है बस, तो ये आपको सपोज 64% लगता है। और SC/ST के लिए वहां पे 62% और 57% लगता है बस, ठीक है। तो इतने मार्क्स आपको अगर आपको मिल जाएंगे तो यू विल बी क्वालिफाई फॉर द जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF। और लेक्चरशिप के लिए कम लगता है, मतलब 6% भी अगर आपको मार्क्स मिल जाएंगे तो भी आप मतलब ओपन में आप मतलब लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। OBC के लिए तो 56 है, SC के लिए तो 52 है और ये ST 59 है, इससे भी नीचे चला जाता है। ये कभी कभी मतलब 55 पर भी क्लोज होता है ओपन के लिए, और OBC के लिए ये 50 तक ही मतलब बहुत बार लगता है। तो ऐसे कम ज्यादा ये होता रहता है, ठीक है। जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर रहेगा उस तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है। एक जनरल आइडिया आपको देने के लिए है, इतना डिफरेंस होता है मतलब दोनों में। इसमें अगर आप देखोगे, जस्ट अ मिनट, मतलब इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे, मतलब 10% का डिफरेंस आपको नियर अबाउट दिखेगा। यहां पे भी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको देख 10% मार्क्स ज्यादा लगते हैं। 10% मतलब 30 मार्क्स नियर अबाउट, ठीक है, क्योंकि अभी 300 का पेपर है तो नियर अबाउट 30 मार्क्स तो आपको ज्यादा लगेंगे JRF क्वालिफाई करने के लिए। JRF क्वालिफाई करना थोड़ा सा कठिन होता है, उसके लिए आपको मतलब बहुत ज्यादा डेडिकेटेड प्रिपरेशन आपको करना पड़ता है। अभी हमारे क्लासेस से भी डेडिकेटेड प्रिपरेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब बाकी जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे उनमें आपको हम हर चीज को एक अच्छे तरीके से समझाएंगे, तो वहां पे आपका डेडिकेटेड प्रिपरेशन वहां पे हो जाएगा। बस आपको जो मैं चीजें बताता रहता हूं वो चीजें आपको मतलब खुद से वहां पे आपको करनी है। तो ये हो गया मतलब मेरिट के बारे में। इसके बाद स्टडी कैसे करना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको जो है पीछे वाले जो क्वेश्चन पेपर है, आपको कोई भी एक बुक खरीदना है, मतलब पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड के लिए। उसके बाद आपको उनका सिलेबस देखना है। सिलेबस अभी हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेबस देखेंगे, तो वो वीडियो आपको देखना है सिलेबस अच्छे से समझने के लिए। तो सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझना जरूरी है। उसके बाद में आपको मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को फिर आपको वहां पे समझना है। उसके बाद लास्ट ईयर वाले जो क्वेश्चन पेपर है, मतलब उसको आपको देखना है कि किस तरीके से पूछे जाते हैं। उसके बाद उससे आपको एक आइडिया वहां पे मिलेगा, ठीक है। मतलब और जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोर्सेस अभी आपने ज्वाइन किया है, तो आपको हर चीजें तो हम वहां पे इस तरीके से समझा देंगे। सिलेबस समझना बहुत जरूरी बात है। किसी भी एग्जाम को जब आपको क्रैक करना है तो उस एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब सिलेबस क्या है, ये समझना है। उसके बाद में सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं वो आपको समझना है। मतलब सपोज आपको फर्स्ट पेपर में अगर आप देखोगे तो सपोज ब्लड रिलेशन है, मतलब एनालॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन है, तो इन सवालों को भी हमें समझना है। या फिर सेकंड पेपर में अगर आप देखोगे तो असर्शन रीजनिंग की क्वेश्चन है, मैच द पेयर्स है। ये क्वेश्चंस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कंसेप्ट हमें सबसे पहले समझना है। और उसके बाद में फिर हम यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट का फिर वहां पे स्टडीज करना शुरू कर देंगे। तो इसके बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, ये इतना ही है, ठीक है। तो ये मतलब आपको एक इन्फॉर्मेशन देने का मैंने इस लेक्चर में प्रयास किया था। हमारा अगला जो सेशन रहेगा उसमें हम देखेंगे कि मतलब सिलेबस क्या है एग्जाम का, और इस सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से समझना है, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।